बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 118 इंसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 119 मुलाहिज़ा फरमाएं। पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई उस गली में से भी गुजरी। उसके थोड़ी देर बाद तफैल अंदर आया। वो दुकान के बाहर पट्टू के गट्ठों में छुपा हुआ था। शारक बाहू वो जमीन पर पड़ी हुई करामत की लाश की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस इस इलाके को घेरे में ले रही है, हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। घबराओ नहीं, पुलिस घरों की तलाशी नहीं लेगी, हम इस मकान के अंदर बिल्कुल महफूज हैं, बशर्ते के। आगे बोल शारक बाहू, तफैल बोला। बशर्ते के आज ही पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी की इतला ना दे दे, शारक ने कहा। उस जैसे कमीने आदमी से कुछ बैद नहीं, तफैल बोला। इरफान भी दूसरे कमरे से आ गया था। उसने मुंह हाथ धोकर करामत के कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद एक ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो तीनों चौंक गए। शारिक ने घड़ी देखी, 2:30 बजे थे। ट्रैक्टर दुकान के सामने सड़क पर रुक गया। तफैल ने शारिक और इरफान की तरफ देखा और फौरन बाहर निकल गया। वो पट्टों से लदी हुई ट्राली थी और 2 आदमी थे। एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और दूसरा पट्टू के गट्ठों के ऊपर। गट्ठों पर बैठे हुए आदमी ने एक गट्ठा नीचे लुढ़का दिया था। ओ भाई, पट्टे उतारने से पहले चौधरी से बात कर लो, एक ट्राली तो उसने पहले ही उतरवाई है। तफैल ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमें भी तो उसने कल से कहा हुआ था। ऊपर वाला आदमी नीचे उतरते हुए बोला, अगर उसे ये ट्राली नहीं चाहिए तो हम बागबानपुरा चले जाते हैं। अंदर आकर यार चौधरी से बात तो कर लो, तफैल ने कहा। वो दोनों ट्राली से उतर आए। दुकान के पिछले दरवाजे से निकलकर सेहन में पहुंचे। तफैल ने बड़ी फुर्ती से दीवार के साथ खड़ी हुई राइफल उठाई और बेड़िए की तरह गुर्राया, दोनों खामोशी से दाईं तरफ वाले कमरे में चलो, अगर कोई हरकत की या आवाज निकाली तो गोलियों से भून डालूंगा। वो दोनों उछल पड़े, लेकिन जाहिर है उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। तफैल उन्हें दाईं तरफ वाले कमरे में ले आया जहां शारिक और इरफान मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को बांधकर जमीन पर डाल दिया और मुंह में कपड़े ठूंस दिए। वो तीनों दुकान के रास्ते बाहर आ गए और ठीक उसी वक्त पुलिस की एक जीप सड़क पर से गुजरी। वो बड़ी फुर्ती से गट्ठों की आड़ में हो गए। जीप जब दूर जा चुकी थी वो तीनों बाहर आ गए। तफैल ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों ट्राली पर चढ़कर लेट गए। अपनी राइफलें उन्होंने पट्टों के नीचे छुपा दी थी। तफैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उसे दारोगा वाले की तरफ मोड़ दिया। दारोगा वाला मोड़ पर एक पुलिस पार्टी ने उन्हें रोक लिया। क्या बात है साहब बहादुर, आज बड़ी पुलिस फिर रही है, तफैल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। उधर तुमने मशकूक आदमियों को तो नहीं देखा, हेड कांस्टेबल ने पूछा। नहीं साहब बहादुर, तफैल ने जवाब दिया। रास्ते में पुलिस के अलावा हमें कोई मशकूक आदमी नहीं मिला। या फिर हम तीनों भाई हैं, एक मैं हूँ, 2 ऊपर सोए हुए हैं। ओए चल निकल यहाँ से जल्दी कर, हेड कांस्टेबल ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तफैल ने ट्रैक्टर जीटी रोड पर मोड़ दिया। उस वक्त जल्लू की तरफ से भी एक ट्राली आ रही थी। उस वक्त दूसरी तरफ से भी एक ट्राली आ रही थी, लेकिन उसे रोका नहीं गया। पुलिस की गाड़ियां अब भी चारों तरफ घूम रही थी। एक नहर के पुल पर तो पुलिस की बारी नफरी मौजूद थी। सड़क पर आम ट्रैफिक तो था नहीं, गांवों देहातों की तरफ से आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियां और रेडे वगैरह ही थे, जिन पर पट्टे, सब्जियां और दूध के बर्तन लदे हुए थे। पुलिस वाले उन्हें रोकते, सरसरी से 1-2 सवाल करते और फिर जाने देते। पुल पर उनकी ट्रैक्टर ट्राली को भी रोका गया। एक सब इंस्पेक्टर बड़े उगड़े लहजे में तफैल से सवालात करने लगा। ये हमारा रोज का काम है जी, तफैल ने जवाब दिया। हर रात इसी वक्त कभी सब्जियां और कभी पट्टे लेकर मंडी जाते हैं। हमारा इस वक्त निकलना कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारे साथ और कौन है और ये ऊपर कौन लेटा हुआ है, सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे भाई हैं साहब जी, तफैल ने जवाब दिया। मंडी पहुंचने तक थोड़ी सी नींद पूरी कर लेंगे, आप चाहें तो ऊपर चढ़कर उनको भी देख लें। अच्छा चलो जाओ, सब इंस्पेक्टर ने कहा। बात क्या है साहब जी, किसकी तलाश है आप लोगों को? पूरे इलाके में पुलिस फैली हुई है, तफैल ने पूछा। शारिक और उसके साथ इस इलाके में मौजूद हैं। पुलिस पार्टी को धोखा देकर निकल तो गए हैं, मगर हैं इसी इलाके में। उनकी गाड़ी पकड़ी गई है, वो लोग बचकर नहीं जा सकते। पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है हमने। ये शारिक कौन है साहब बहादुर, तफैल ने पूछा। ये शारिक कौन है साहब बहादुर, तफैल ने पूछा। तुम नहीं जानते उसे, बहुत खतरनाक मुजरिम है, अब तुम जाओ यहाँ से, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और पीछे खड़ी हुई दूसरी ट्राली की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिस पर गन्ने लदे हुए थे। तफैल ने ट्रैक्टर को गियर में डाल दिया और इस तरह वो पुलिस के हुजूम में से बड़े आराम से निकल आए। पुलिस की गर्मियां नहर के साथ बागबानपुरे थाने तक ही महदूद थी। शालामार बाग से आगे कोई गैर मामूली बात देखने में नहीं आ रही थी। मुगलपुरा वाले मोड़ से जरा आगे सड़क के साथ खुली जगह पर सब्जी मंडी लगना शुरू हो गई थी। तफैल ने ट्रैक्टर सड़क के किनारे पर रोक लिया। ट्राली पर गट्ठों के ऊपर बैठे हुए शारिक और इरफान भी उठकर बैठ गए थे और उन्होंने पट्टों के नीचे छुपाई हुई राइफलें भी निकाली थी। तफैल ट्रैक्टर से नीचे उतर आया। चंद मिनट बाद पाकिस्तान बाजार की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। कार जैसे ही सड़क पर पहुंची, तफैल ने सड़क के बीच में आकर हाथ के इशारे से उसे रोक लिया और झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी से बात करने लगा। इसी दौरान शारिक और इरफान भी ट्राली से उतर आए। इंजन चलता छोड़ दो और कार से उतर आओ, शारिक ने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए कहा। ड्राइवर का चेहरा धुआं हो गया। उसने तफैल और इरफान के पास राइफलें देख ली थी। वो खौफ से थर थर कांपने लगा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया।
वो उस तरफ कब्रें देख रहे हो? शारिक ने एक तरफ इशारा किया। सड़क से काफी हटकर एक कब्रिस्तान था जिसके सामने कुछ हिस्से पर चंद दुकानें बनी हुई थी जो इस वक्त बंद थी। खामोशी से उस कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। अगर शोर मचाने की कोशिश की तो लातादाद गोलियां तुम्हारे जिस्म में महफूज हो जाएंगी। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे देखकर लगता था कि वो किसी वक्त गिर पड़ेगा। शारिक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर तफैल और इरफान के बैठते ही उसने कार को गियर में डालकर यू टर्न लिया और उसे तेजी से जीटी रोड पर दौड़ाने लगा। कार का मालिक सड़क पर आकर शोर मचाने लगा मगर कार बहुत दूर निकल चुकी थी। शारिक भाऊ, इरफान कह रहा था, तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हाजी की दारोगा वाला कोठी में हुई थी? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, और ये भी याद है माजा गुजर मुझे वहाँ लेकर गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इरफान बोला। और जब तुमने हाजी के खिलाफ उस कोठी पर हल्ला बोला था तो हाजी वहाँ से भाग गया था। तुम उस कोठी के बारे में कुछ और भी जानते हो? वो कोठी तो अरसे से खाली पड़ी है, उसमें क्या खास बात हो सकती है? शारिक बोला। उन्हीं दिनों तुमने कसूर के इलाके में हाजी का सोना पकड़ा था, इरफान ने कहा। उससे दुगनी मिकदार में सोना उस कोठी में मौजूद था। वो तो उसने वहाँ से निकाल दिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं, वो सोना अब भी उसी कोठी के तह खाने में मौजूद है, इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो उसने वहाँ से निकाल दिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं, वो सोना अब भी उसी कोठी के तह खाने में मौजूद है, इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बात को तो अरसा बीत गया है, हाजी ने वो सोना वहाँ से निकाल लिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं शारिक बाबू, वो सोना अब भी वहाँ मौजूद है, इरफान ने जवाब दिया। अगर सोना वो वहाँ से निकाला गया होता तो मुझे इल्म होता, वो सोना अब भी वहाँ मौजूद है। तो फिर किसी दिन हो जाए हमला उस कोठी पर। किसी और दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं, इरफान ने कहा। वहाँ सिर्फ एक आदमी है, कोठी का चौकीदार, उसे काबू करना मुश्किल नहीं होगा। हाजी तो वैसे भी समनाबाद में सुल्तान वाली कोठी में छुपा बैठा है, वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, तैयारी पकड़ो, शारिक कहते हुए उठ गया। उस वक्त रात के 8 ही बजे थे। शारिक, तफैल और इरफान के साथ समीना भी जाने को तैयार हो गई। 8:30 बजे वो चारों अपने मकान से निकल रहे थे। उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। उस रात छीनी हुई गाड़ी उन्होंने एक सड़क पर छोड़ दी थी और ये उसके चौथे दिन की बात थी। तेजाब आते के चौक पर उन्हें टैक्सी मिली और वो लोग दारोगा वाले की तरफ रवाना हो गए। हाजी की कोठी से चंद गज दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ी। वो चारों पैदल चलते हुए कोठी के सामने पहुंच गए। शारिक वगैरह तो कोठी के सामने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए और समीना ने आगे बढ़कर काल बैल बजा दी। दरवाजा तीसरी मर्तबा बैल बजाने के बाद ही खुला। वो घुटे हुए जिस्म का तनुमन आदमी था, उम्र 40 के लगभग रही होगी। समीना ने उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल की मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया था। किससे मिलना है बीबी? उसने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। ये अकबर साहब की कोठी है ना? मुझे अंदर आने के लिए रास्ता तो दो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़ी आहिस्तगी से उस आदमी को हटाते हुए अंदर दाखिल होगी। बीबी, आप गलत जगह पर आ गई हैं, ये कोठी अकबर साहब की नहीं है, चौकीदार ने समीना को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो 2 कदम मजीद आगे आ गई। ओह, अब मुझे याद आ गया, समीना इधर उधर देखते हुए बोली। ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की है। हाँ हाँ बिल्कुल वही है। आप ठीक समझी, मगर आप? चौकीदार कहते कहते खामोश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। पहले तफैल अंदर दाखिल हुआ, फिर शारिक और आखिर में इरफान को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी आंखों में खौफ सा उभर आया। तो तुम लोग कौन हो भाई? इस तरह अंदर क्यों घुस आए हो? वाह शेर मोहम्मद वाह, इरफान मुस्कुराते हुए बोला। मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चौकीदार शेर मोहम्मद ने कहा, हाजी साहब ने तुम्हारे बारे में सबको इतला दे दिया है। तुमने 3 दिन पहले एक बंदा भी मारा था। पुलिस तुम्हारी तलाश में है और अगर हाजी को पता चल गया कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे पता कैसे चलेगा? इरफान ने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। शेर मोहम्मद का चेहरा धुआं हो गया। वो मुड़कर बरामदे की तरफ देखने लगा जहाँ बान की चारपाई पर उसकी 2 नाली बंदूक रखी हुई थी। अब खामोशी से अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा, इरफान गुर्राया। तुम गलत कर रहे हो इरफान बाबू, अगर हाजी को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, शेर मोहम्मद ने कहा। अंदर चलो, इरफान ने उसके कूलों पर लात रसीद कर दी। चलता हूँ, शेर मोहम्मद लड़खड़ा कर आगे बढ़ गया। इरफान से 2 कदम पीछे था। बरामदे में पहुंचकर शेर मोहम्मद ने अचानक ही घूमकर इरफान के पेट पर ठोकर मार दी और चारपाई पर पड़ी हुई बंदूक की तरफ लपका। लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, शारिक हवा में उड़ता हुआ चारपाई पर गिरा और बंदूक पर कब्जा कर लिया। तुम तो वाकई बहादुर हो, वो शेर मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला। ये जानते हुए कि हम 4 हैं, तुमने मुकाबला करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ, लेकिन अब खामोशी से अंदर चलाओ। और एक बात जहन में रखना, कोई और चालाकी तुम्हारी जिंदगी का खात्मा भी कर सकती है। शेर मोहम्मद चंद में खूनख्वार नजरों से बारी बारी उन्हें देखता रहा। फिर उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले इरफान अंदर दाखिल हुआ। उसने दीवार टटोल कर बत्ती जलाई और शारिक वगैरह शेर मोहम्मद को धकेलते हुए अंदर आ गए। सड़क पर ट्रैफिक जारी था। इस खदशे के पीछे नजर के वो देख ना लिए जाए, शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया और सवालिया नजरों से इरफान की तरफ देखने लगा। इसे बांधकर यहाँ कालीन पर डाल देते हैं, हम इत्मीनान से अपना काम करते रहेंगे, इरफान ने उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा।
शारक इधर उधर देखने लगा। ये बड़ा हाल कमरा था जो पूरी तरह आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और सोफे बिछे हुए थे। शीशे की टाप वाली 3 काफी टेबल थी। एक दीवार पर खाना काबा की तस्वीर का बहुत बड़ा खूबसूरत फ्रेम आविज़ा था। मेंटल पीस पर भी डेकोरेशन की चीजें आरास्ता थी। हर चीज साफ सुथरी, जिसका मतलब था कि शेर मोहम्मद अपने फराइज से गाफिल नहीं था। तफैल बरामदे में जाकर चारपाई की पांति की रस्सी निकाल लाया और शेर मोहम्मद को बांधकर कालीन पर डाल दिया गया। हमें पिछले कमरे की तरफ जाना होगा, इरफान ने कहा। तुम दोनों यहीं रुको, शारिक ने समीना और तफैल की तरफ देखते हुए कहा। अव्वल तो यहाँ किसी और के आने की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर कोई आ भी गया तो उड़ा देना उसे। तफैल ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और शेर मोहम्मद के सामने सोफे पर बैठ गया। शारिक और इरफान अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए तो समीना एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। इरफान और शारिक 2-3 कमरों से होते हुए एक कमरे में रुक गए। इस अलमारी के पीछे तय खाने का रास्ता है। इरफान ने शीशे के दरवाजे वाली एक अलमारी की तरफ इशारा किया। अलमारी को ताला लगा हुआ था और उसमें कुछ किताबें सजी हुई थी। तमाम मजहबी किताबें थी जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता था कि हाजी बहुत दीनदार और नेक आदमी है। इरफान ने ताला तोड़ दिया और अलमारी खोलकर सबसे नीचे वाले तय खाने से किताबें निकालकर करीब पड़ी हुई कुर्सी पर रखने लगा। फिर खाली होने वाली जगह पर हाथ डालकर अंदर लगे हुए एक कुंडे को खींच लिया। पूरी अलमारी घूम गई। अलमारी के पिछली तरफ एक कुशादा खला था। इरफान ने अंदर दाखिल होकर दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और शारिक को इशारा किया। खला में रोशनी हो गई। शारिक अंदर दाखिल हो गया। तकरीबन 4 फुट चौड़ी सीढ़ियां थी। वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर भी एक दरवाजा था जिस पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। इरफान ने पिस्तौल की नाल ताले पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। ताला टूटकर लटक गया। उसे यकीन था कि फायर की आवाज इस कोठी से बाहर नहीं गई होगी। दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा हाल था जिसके इतराफ में कमरे बने हुए थे। वो एक एक कमरे का दरवाजा खोलते गए। 3 कमरे खाली थे। एक कमरे में लकड़ी की 15-20 पेटियां थी। शारिक ने 1-2 पेटियां खोलकर देखी। उन सब में रूसी साख्त के पिस्तौल भरे हुए थे और आखिरी कमरे में लकड़ी की 4 पेटियां थी। उन्हें खोलते हुए शारिक की आंखें चमक उठी। अन तमाम पेटियों में सोने के बिस्किट भरे हुए थे और शारिक के अंदाजे के मुताबिक इस सोने का मजमूई वजन 4 टन से कम नहीं था। हैरत है, वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, इतना असला और सोना यहाँ मौजूद है, लेकिन इस कोठी को बिल्कुल गैर महफूज छोड़ दिया गया है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इरफान बोला, ये सोना और असला उस वक्त यहाँ लाया गया था जब तुमने कसूर में उसका सोना लूटा था और उस वाक़े को 4 महीने हो चुके हैं। फिर यह कोठी पुलिस की नजरों में आ गई। हाजी की तलाश में पुलिस 3 मरतबा इस कोठी पर छापा मार चुकी है। हाजी ने अगरचे उसके बाद 1 मरतबा भी इधर का रुख नहीं किया, लेकिन उसे ये इत्मीनान होगा कि सोना महफूज है। वो जिस किस्म के हालात से 2-4 रहा है, उनके पीछे नजर उसे ये असला और सोना कहीं और मुंतकिल करने का मौका ही नहीं मिला। वो उसे लेकर कहाँ जाता? हर जगह तो छापे पड़ते रहे हैं, इसलिए हर जगह गैर महफूज समझकर उसने ये माल यहीं रहने दिया। सिर्फ एक चौकीदार रखा जाना भी एक नफसियाती हरबा हो सकता है, तो वो सिर्फ कोठी के सामान की देखभाल के लिए है। वैसे इस तहखाने का रास्ता हाजी और मकसूद के अलावा किसी को भी मालूम नहीं। मुझे भी एक रोज महज इत्तफाक से पता चल गया था और मैंने हाजी से इसका जिक्र नहीं किया था। ये कोठी तो अब भी पुलिस की निगाह में होगी, शारिक बोला। अगर पुलिस को बनक भी मिल गई कि यहाँ कोई मौजूद है तो वो रेड करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए तो बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई फालतू बत्ती भी नहीं जलाई ताकि किसी की तवज्जो मबजूल ना हो सके। वैसे भी अब क्या प्रोग्राम है? इरफान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। टेलीफोन कहाँ है? शारिक ने पूछा। ऊपर, इरफान ने जवाब दिया। वो दोनों ऊपर उस कमरे में आ गए जहाँ टेलीफोन मौजूद था। उसकी आवाजें सुनकर समीना भी उस कमरे में आ गई। शारिक ने फोन का रिसीवर उठाकर एसपी सोहेल के घर का नंबर मिलाया। कॉल उसकी बेटी ने रिसीव की थी। पापा खाने की मेज पर हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा, उसने कहा। उनसे कहो शारिक का फोन है, खाना खाकर मुझे इस नंबर पर रिंग कर लें, मैं यहाँ चंद मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। शारिक ने सेट पर लिखा हुआ नंबर नोट करवाकर रिसीवर रख दिया। सिर्फ 2 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। शारिक ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कॉल एसपी सोहेल की थी। मुझे शारिक से बात करनी है, अभी उसने मुझे फोन किया था। शारिक ही बोल रहा हूँ जनाब, शारिक ने जवाब दिया। आपको खाने के दौरान जहमत दी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास वक्त कम है और इतला बहुत अहम। अब फरमाइए क्या हुक्म है? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तफसील से बताओ, सोहेल ने कहा। यहाँ से लेकी चंद पेटियां और तकरीबन 4 टन सोने के बिस्किट आपका इंतजार कर रहे हैं, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह कहाँ? फौरन बताओ, मैं आ रहा हूँ, सोहेल बोला। दारोगा वाला में हाजी की एक पुरानी कोठी है, शारिक बताने लगा। उस कोठी के तहखाने के 2 कमरों में असला और सोने की पेटियां रखी हुई हैं। मैं तहखाने का दरवाजा खुला हुआ छोड़ जाऊंगा। एक कमरे में आपको हाजी का एक आदमी भी बंधा हुआ मिलेगा। तो आप कितनी देर में आ रहे हैं? 1 घंटा तो लगेगा, सोहेल ने जवाब दिया। मैं ठीक 1 घंटे तक इंतजार करूंगा और आपसे पहले यहाँ किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? शारिक बोला। हाँ समझ रहा हूँ।
سہیل کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر شارق نے فون بند کر دیا۔ ایس پی سہیل 1 گھنٹے بعد یہاں آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ اکیلا نہیں ہوگا، ہم اس کے آنے سے چند منٹ پہلے یہاں سے نکل جائیں گے، شارق نے سمینہ اور عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس کے 1 گھنٹے کے دوران کیا جائے؟ عرفان بولا۔ چائے بھی جا سکتی ہے، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں گھومتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی تھی، وہاں ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ جلدی سے چائے بنا کر لے آؤ، ہم نے تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، شارق نے کہا۔ سمینہ کچن کی طرف چلی گئی اور وہ لوگ حال کمرے میں آ گئے۔ شیر محمد قالین پر پڑا تھا،